नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और आप हमें सुन पा रहे हैं स्टार रेडियो 90.4 एफएम पर। पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में अगर गूगल पर सर्च किया जाए या फिर चैट जीपीटी पर पूछा जाए या फिर कोई भी सोशल मीडिया खंगाली जाए तो एक लंबी चौड़ी जानकारी उनके बारे में निकलकर सामने आती है। एक क्रिकेटर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, एक फिल्म निर्माता निर्देशक जिन्होंने कई फिल्में बनाई हैं और जिनके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। लेकिन आज हम उनकी एक विशेष शख्सियत के ऊपर बात करेंगे, वो है एक शिक्षक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर रश्मि जेता की। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शिक्षक दिवस के बाद क्या शिक्षक का वही महत्व रह जाता है जो इस दिन रहता है। हम उनसे बात करेंगे शिक्षा को लेकर, हम उनसे बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और भी कई पहलू जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। मेरा जो पहला प्रश्न है वो आपसे केवल शिक्षकों को लेकर है कि आज के दौर में अगर एक शिक्षक की भूमिका की बात की जाए तो समाज में वास्तव में क्या उनकी भूमिका है। देखिए मनीष जी, शिक्षा, शिक्षक और समाज, ये तीनों के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है। यह संबंध ऐसा जो एक देश और समाज का निर्माण करता है। लेकिन शिक्षक का होना पहले की अपेक्षा थोड़ा बदला भी है और थोड़ा परिवर्तित भी हुआ है। बदला इस रूप में है कि पहले शिक्षक विषय से संबंधित होते थे, अब शिक्षक छात्र के सर्वांगीण विकास पे काम करते हैं। तो शिक्षक एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में, खासकर जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को वो जन्म दे, बच्चों को वो बताए कि वो जो बैलून उड़ता है वो अपने रंग के कारण नहीं, उसके अंदर एक गैस होता है जिसके कारण उड़ता है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग को हम अप्रिशिएट करें तो हम एक भविष्य में एक जागरूक समाज का निर्माण कर सकेंगे। एक शिक्षक की बात की जाए तो अगर हम लोग देखें तो एक माँ साहब के रूप में शिक्षक की भूमिका रहती थी और अब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई है। बड़े बड़े नाम जो ऑनलाइन आते हैं, काफी पैसा भी उनको मिलता है, काफी शोहरत भी उनको मिलती है। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप जो शिक्षा एक शिक्षक के रूप में, एक माँ साहब से लेके एक एक वेल नोन पर्सनालिटी के रूप में, क्या लगता है? मनीष, एक बहुत अच्छे स्टेटमेंट मुझे बचपन में सिखाया गया था कि यदि श्रम करोगे, सजा झेलोगे और अथक प्रयास करोगे तो यू विल बी ए गोल्ड विच विल ऑलवेज शाइन। आप जितना धूप में रहोगे उतने ही निखार आप में आएगी। नाउ क्या अंतर आ गया? अंतर यह आ गया कि मैं एक छोटी सी बात यहां बोलना चाहूंगा। जब बचपन में स्कूल में बैठता था तो शिक्षक हमारी पिटाई करते थे। प्रश्न यह है कि पिटाई क्यों करते थे? क्या हमारे जूते गंदे थे, या फिर शर्ट गंदा था, या फिर रिजल्ट में खराब अंक प्राप्त हो जाते थे, या फिर क्लास में पूछे गए प्रश्न का गलत उत्तर देते थे, या फिर आज के जमाने में कि शिक्षकों से प्रश्न पूछ लिए, कुछ अटपटा सा प्रश्न पूछ लिया कि पंखा क्यों घूमता है, इस तरह के प्रश्न, तो शिक्षक पिटाई करते हैं? नहीं, इनमें से कोई कारण नहीं था। आज हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में इसलिए स्थापित हुए कि उस वक्त पिटाई इसलिए पड़ती थी कि हमने क्लास में खड़े होकर शिक्षक से प्रश्न नहीं किया। प्रश्न नहीं करने पे पिटाई होती थी, ना कि प्रश्न करने पे। अब देखिए माहौल बदल गया। अब है कि आप प्रश्न करेंगे तो डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शिक्षक स्वयं अपने विषय को लेकर तैयार नहीं है। तो हमें अपनी तैयारी करनी होगी। यह संघर्ष है। यह ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाने के बाद या पीएचडी कर लेने के बाद आपकी पढ़ाई समाप्त। इसके आगे भी दुनिया है, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे। नए दौर में शिक्षा के साथ साथ और भी एक्टिविटीज शुरू होती है और कहा भी जाता है कि इनोवेशन होना चाहिए शिक्षा में। बच्चों तक जो आप ज्ञान दे रहे हो वो पूरी तरीके से उनके दिमाग में बैठना चाहिए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने जरिए चुना फिल्मों का।
फिल्म मेकिंग की, आपने एजुकेशनल फिल्म्स बनाई, कितना ये सब कारगर साबित होता है अगर जो अपनी ट्रेडिशन है उससे हटके अगर हम बच्चों को सिखाएं या पढ़ाएं या उनको इंट्रोड्यूस कराएं, तो क्या ये वाकई में परिवर्तन ला सकते हैं? बहुत सीधी सी चीज है, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। पैसा आए बहुत आए, कम आए, नहीं आए, ये बात की बात है, लेकिन आपके अंदर किसी कला को सीखने की जुनून होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जब आप वो सीखते हैं तब आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होते हैं। फिर जब सीखने की कला आती है तो खाना बनाना भी आप दूसरों से बेहतर सीखते हैं। और दूसरी चीज, अच्छी चीज ये है कि हमेशा हम ध्यान रखें ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। जिस चीज को हम पिछले 20 वर्षों से जिस रूप में पढ़ रहे थे, अब उसका तरीका बदलें। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। तो आज ही अपने को बदलो, नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। तो एक शिक्षक को समय के साथ बदलाव उसमें भी जरूरी है। आपने बदलाव की बात की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी लॉन्च हुई है, क्या लगता है कि पॉलिसी बदलने से या नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने से वाकई में शिक्षा में परिवर्तन आता है, या जो हमारा जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो शिक्षा में ज़्यादा कारगर साबित होता है? एक प्रोफेसर होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते क्या आपका ये बदलेगा। ये बहुत अच्छी रणनीति है। कई वर्षों के मंथन के बाद ये हमारा ड्राफ्ट पेपर तैयार हुआ। इसमें सब कुछ है। इसमें इस परिवर्तन को हम नहीं स्वीकार रहे हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन इस परिवर्तन में क्रिटिकल थिंकिंग भी है, होलिस्टिक अप्रोच भी है, क्रिटिकल अप्रेजल भी है, और साथ में अपने विषय को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी है। और एक बहुत अच्छी चीज इस शिक्षा नीति की मैं आपको बताना चाहूं, इसमें एथिक्स है, इसमें मोरालिटी है। और एथिक्स और मोरालिटी, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक नैतिकता आनी चाहिए, वो इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, वो है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम से हम अनभिज्ञ थे, हम जानते थे, हम पढ़े थे, लेकिन वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, इनके बारे में सही ज्ञान, ये सब है, इसलिए हमें सही रास्ते पे ले जा रही है। ये तो बात हो गई हमारे कल्चर की, आपने वेदों की बात की, उपनिषदों की बात की, पुराणों की बात की। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत की तुलना हमेशा चाइना के साथ की जाती है और कहा जाता है कि चाइना में अगर कुछ है तो वो है एजुकेशन। खासतौर पर वहाँ के इंजीनियर हैं वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इस कंपटीशन की बात की, और ये भी कहा जाता है कि वो हमसे 100 साल आगे, तो इसमें जो भारत की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो कहाँ आपको लगता है कि कंपटीशन में है कि कुछ और बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, और एक नई चीज अपने दर्शकों और श्रोताओं को भी बता रहा हूं। शिक्षा को आजकल उसी तरह से जोड़ दिया गया है जैसे इंडस्ट्रीज है। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0। आजकल कहते हैं एजुकेशन 5.0। एजुकेशन 5.0 का मतलब है ग्लोबल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी संस्था जानी जाए। लेकिन हम अभी कहां हैं? 2.0 पे हैं, हम 3. तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 4.0 पे पहुंचे। 4.0 पे पहुंचे, इसका मतलब यह है कि हम अपने शिक्षा में गुणवत्ता लाए, क्वालिटी लाए। और ये क्वालिटी कब आएगी? मेरे हिसाब से 2 चीजें जरूरी है, और वो चीज है, फिर वापस लौटते हैं उसी छड़ी पर। यहां पे छड़ी का मतलब वास्तव में सजा देना नहीं है, यहां छड़ी का मतलब है अनुशासन। जितना अनुशासन हम अपने छात्रों के साथ करें, उतना ही अनुशासन हम शिक्षकों के साथ भी करें, क्योंकि शिक्षकों को भी बदलने की जरूरत है। यदि वो नहीं बदलेंगे तो हमारी नई पीढ़ी नहीं बदलेगी। जैसे आपने कहा कि शिक्षकों को भी बदलने की जरूरत है। अमूमन देखा गया है कि पढ़ाने वाले लोग पढ़ते नहीं हैं, और इसका जो इसका परफॉर्मेंस पर बहुत फर्क भी पड़ता है। जो पढ़ने वाले शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाने के साथ साथ लगातार उनकी जो शिक्षा, खुद की शिक्षा है, वो जारी रहती है। ये कितना बड़ा एक ड्रॉबैक है, खासतौर पर छोटे शहर लाइक छतरपुर हो गया, दमोह हो गया, यहाँ पर क्या स्थिति देखते हैं आपकी? शिक्षकों को अभी कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता है? आपने कभी देखा है घर में जो माँ होती है वो बच्चों को किचन में कैसे ट्रेनिंग देती है? कभी आपने देखे? छोटे बच्चों बच्चियों को वो बुलाती है, कहती है बेटा चलो पानी भर दो, प्याज काट दो, लहसुन छील दो।
ये छोटे छोटे सब्जियां काट दो। वो गलतियां करते हैं, आलू आड़ा तिरछा काटते लेकिन काटते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे इतने बड़े होने के बाद इतने अच्छे शेफ बन जाते हैं कि अपने घरों में स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगते हैं। शिक्षकों को ऐसे ही अपने बच्चों के साथ करना होगा, उनके पास ये पैशन होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए डिसिप्लिन जरूरी है कि वो अपने विषय को समझें। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों को एग्जाम देने की जरूरत है। Now it is important for teachers to take exam, not only for students, because यदि हमने नहीं पढ़ा तो हम तो बच्चों को गलत ही पढ़ाएंगे ना। तो शिक्षकों के लिए स्टूडेंट होना जरूरी है। टीचर हैज टू बी ए स्टूडेंट फर्स्ट, देन ही इज ए टीचर। जरा जाकर झांक कर देखें कि कितने शिक्षकों के घर में लाइब्रेरी है। एक समय था जब उनके यहाँ पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब शायद मिसिंग है। दर्शकों को मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और सुन रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 FM, और हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में स्पेशल पॉडकास्ट में शख्सियत मौजूद है, प्रोफेसर रश्मि चेता। हम लोगों ने बहुत बातें की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ व्यक्तिगत बातें कर लेते हैं। एक व्यक्तिगत उसके रूप में, किरदार के रूप में आप शिक्षक भी हैं और भी कई भूमिकाओं में हैं। आपने कहा कि शिक्षक को एक सजा भुगतनी पड़ती है, तो क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित वो मिसिंग हो जाती है जब आप एक टीचर की भूमिका में रहते हैं? मुझे लगता है कि ऐसी कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय करते हैं। एक शब्द है कि इफ यू आर ऑन वर्क यू आर एंजॉइंग योर हॉलिडे। यदि आपने काम करना शुरू कर दिया तो हर काम का दिन छुट्टी का दिन है आपके लिए, क्योंकि आपने मेहनत की है। सजा भुगतने का मतलब यहाँ पे है डिसिप्लिन करना, अनुशासित होना। सुबह के 3 घंटे यदि आप फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं तो उसको पढ़ाई में स्पेंड करें। न्यूज़पेपर्स पढ़ें, अपनी किताबें पढ़ें, अपनी किताबों में जो परिवर्तन हो रहा है उन्हें पढ़ें, और यहाँ वहाँ की चीज़ों से अपने को दूर रखें। हर शिक्षक को बड़ा सम्मान पूर्वक सैलरी मिलती है। मनीष जी, मैं बताऊं कि समय पर हर शिक्षक एक अच्छी सैलरी, आज हिंदुस्तान क्या विश्व में $3 ट्रिलियन के बिजनेस शिक्षा जगत कर रही है, और शिक्षक हमारे देश के दे आर द बेस्ट पेड, ऑलमोस्ट द बेस्ट पेड इन द वर्ल्ड। तो जब सब कुछ अच्छा है तो हम अपने में परिवर्तन भी लाए। तो सजा इस रूप में है कि आपको डिसिप्लिन करना है, और डिसिप्लिन करना जरूरी है, सबको अनुशासित होना। आपने अनुशासन की बात की। कई बार देखा जाता है कि जो आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी वो आपको फॉलो करते हैं। मैं भी आपका विद्यार्थी रहा हूँ। कई बार लोग की व्यक्तिगत, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर कोई टीचर चौराहे पे खड़े होकर गोलगप्पे खाए तो बच्चे ये कहेंगे कि ये कैसे शिक्षक है। तो यहाँ पे कहीं लगता है आपको कि वो आज़ादी जो रहनी चाहिए, वो फ्रीडम जो एक व्यक्ति के रूप में आपके अंदर होनी चाहिए, वो कहीं कहीं आपको बांध देती है इससे? बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी आपको नहीं दी जाती है जो गलत काम किया जाती है। स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स आपके आइडियल हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी अच्छी हैबिट्स को सीखें ना, तो आप अच्छी हैबिट्स उसमें डेवलप करें। हम चौराहे पे खड़े होकर राजनीति करें, कुछ उल्टी सीधी चीजें खाए पिए। नेचुरली द टीचर स्टार्ट्स ईटिंग मोमोज, तो बच्चे भी तो मोमो ही खाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है उनके लिए आप एक रोल मॉडल हो जाते हो। तो एक रोल मॉडल का एक दायित्व आपके कंधे पे है, क्यों ना इस दायित्व को अच्छे रूप में निभाएं, क्यों ना स्टूडेंट को ऐसा करें कि एक अच्छे वक्ता बन जाए, एक अच्छी बातचीत करें, ज्ञान उनमें हो, किसी विषय पर चर्चा कर सके, ये तो आगे काम आएगा और इसका सम्मान उनको मिलता है। तो अच्छी चीजें सीखकर, गोलगप्पे खाकर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन अच्छी हिंदी बोलकर वो बड़ा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो आपकी अगर एजुकेशन की बात किया, जेएनयू से आपने पढ़ाई की, इतने बड़े शहर, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के बाद दमोह में आके आपको एक टीचर की भूमिका निभानी पड़ रही है, और दमोह जैसे शहर अक्सर जाने जाते हैं गलत इंस्पिरेशन के लिए। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो इंस्पायर होती है ऐसे लोगों से जो माफिया टाइप के लोग होते हैं, जो अचानक से पैसा कमा लेते हैं। हाल ही में आप लोगों ने एक नया प्रकल्प शुरू किया है समर्पण कोचिंग के नाम से, इसमें बच्चों को निःशुल्क आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो क्या ये परिवर्तन जो आप लोग कर रहे हैं ये कारगर होगा साबित छोटे शहरों में, दमोह जैसे छोटे शहर? देखिए, अच्छे लोग जब अच्छा काम करेंगे तो सामान्य लोग उस काम में पीछे शरीक होंगे ही।
जैसे हम लोगों ने जब समर्पण कोचिंग शुरू की तो बच्चों को ये बात पता है कि इस जिला के कलेक्टर महोदय वो हर संडे 2 घंटे की क्लास लेते हैं, और कभी जाके देखें कोई और क्लास भरी हो या ना हो, उनकी क्लास भरी होती है। और जब बच्चों से पूछा गया कि तुम्हें सबसे अच्छे शिक्षक कौन लगते हैं पढ़ाने में, तो उन्होंने कहा कलेक्टर सर। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ भयभीत है, बल्कि वो डेडिकेटेड है। तो यदि हम आज डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे तो पूरी भीड़ हमारे पीछे होगी। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब आप अच्छी फिल्मों का निर्माण करें तो पूरी की पूरी ग्रुप जुड़ जाती है फिल्म बनाने के लिए। शहर में कितने सारे लोग जुड़ गए, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया था कि हम सिनेमा बनाएंगे, परंतु अर्थपूर्ण सिनेमा बनाएंगे, मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल काम किया, गांधी पे फिल्म बनाई तो एक मीनिंगफुल काम किया, तो नेचुरली लोग शामिल होंगे, तो भीड़ आपके साथ आएगी, आप पाइट पाइपर बनेंगे, आएगी भीड़। रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज एक कहावत है, और कहीं ना कहीं जो नए जो प्रयोग आप कर रहे हैं शिक्षा के साथ, समाज के साथ, इसमें कितना रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है? आप 19वीं सदी के पुनर्जागरण को तरफ देखें तो राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने समाज को जब सुधारने की बात की तो बाद में लोग उनके साथ शामिल हुए। लेकिन उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक रूढ़िवादी पद्धति में जी रहे थे, विरोध कर रहे थे। परंतु परिवर्तन यदि प्रगति और सकारात्मक के लिए है तो उसके लिए विरोध भी सत्य, और जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। तो ये है हमारे साथ एक विशेष पॉडकास्ट में विशेष शख्सियत प्रोफेसर रश्मि जेता, जिन्होंने शिक्षा के अलग अलग पहलुओं पर आज प्रकाश डाला। चाहे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे देश की जो भूमिका है या हमारे देश का जो स्थान है उस पर हमने चर्चा की। स्थानीय स्तर पर कैसे परिवर्तन किया जाए इस पर हमने चर्चा की। शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए उस पर हमने चर्चा की। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा की। और कुल मिलाकर एक सार निकल कर सामने आया कि अगर किसी देश का विकास अगर किसी के हाथों में है तो वो शिक्षक के हाथ में है। अगर शिक्षक डेडिकेटेड है, शिक्षक समर्पण के साथ काम कर रहा है, तो उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में एक और शख्सियत के साथ हम फिर रूबरू होंगे और आपको लगातार इस तरह की शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे, जो न केवल इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है बल्कि हम सब के लिए भी एक प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। नमस्कार।